हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। स्वागत है आप सबका मिडाइवल हिस्ट्री के इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में, जहां हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लोरिंग द मिडाइवल हिस्ट्री में किस तरीके से दिल्ली सल्तनत बनी। आप जानते होंगे कि इस लेक्चर से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहली डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में बनी उसका नाम मुमलुक डायनेस्टी था, यानी कि स्लेव, और उसमें हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बालबन की। उसके बाद हम लोग गए थे खिलजी डायनेस्टी में, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत में काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया और काफ़ी सारा एक्सपेंशन भी हुआ। इस चलते हुए दिल्ली सल्तनत ने एक बहुत बड़े अंपायर को जन्म दिया। दिल्ली सल्तनत खिलजियों के टाइम तक साउथ इंडिया तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के चलते हुए किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, और फिर से खिलजी डायनेस्टी के बाद हमारे पास आई एक और नई डायनेस्टी कॉल्ड तुगलक डायनेस्टी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कुछ फैसलों के चलते हुए इस डायनेस्टी को डिक्लाइन होना पड़ा और उससे सल्तनत खिसकते हुए फिर एक नई डायनेस्टी में आई और इस डायनेस्टी का नाम था सैयद डायनेस्टी। बट आप सब जानते होंगे कि सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत ज्यादा कम रहा है। अगर आप देखेंगे तो सैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा वीक थे। मैं आपको कल भी कह चुका हूं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा हम लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे ज्यादा उनके आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी हम लोगों को दिल्ली सल्तनत से आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि फिलोसफिकल क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिक्स बातें हैं जो यूपीएससी ज्यादा प्रीलिम्स के एग्जाम में नहीं पूछते। लेकिन हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई अगर टर्म है या आर्ट एंड कल्चर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आप सब जानते हैं कि सैयद डायनेस्टी जब भारत के अंदर बनी तो ये कहा जाता है कि इनके सुल्तान जितने भी थे वो बहुत ज्यादा वीक थे और उसके चलते हुए सैयद डायनेस्टी उतना बहुत बड़ा नाम नहीं कमा पाई। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1414 से 1451 तक रहा और कहा यह जाता है कि सैयद डायनेस्टी के डिक्लाइन के पीछे का रीजन ये भी है कि ये लोग ये मानते थे कि जो मुस्लिम्स का लीनेज है वो प्रॉफिट से मानते थे, इसलिए इस डायनेस्टी को खिज़र खान ने तो जन्म दे दिया, लेकिन ज्यादा दिन ये डायनेस्टी रूल नहीं कर पाई। खिज़र खान के बाद कोई इस तरीके के रूलर हमें देखने को नहीं मिले जो इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाते, और ये अपनी लीनेज के चलते हुए फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि हम दिल्ली सल्तनत को नहीं संभाल सकते। लेकिन याद रखिएगा कि इनके द्वारा काफी अच्छे खासे टॉम, आर्किटेक्चर और पर्शियन स्कॉलर्स इनके कोर्ट में रहा करते थे। वहीं पे सैयद डायनेस्टी खिज़र खान के बाद कोई ऐसा कमाल नहीं कर पाई और लास्टली अलाउद्दीन शाह के चलते हुए ये डायनेस्टी खत्म हुई और उन्होंने खुद, यानी इस डायनेस्टी ने खुद ही एक नई डायनेस्टी को जन्म दिया है, यानी लोधी डायनेस्टी। अब आप याद रखिएगा कि लोधी डायनेस्टी जो है इनका टाइम पीरियड 1451 से 1526 तक चला। उसके बाद यहाँ पे मुगल साम्राज्य बना है। आप सब जानते होंगे कि बैटल ऑफ पानीपत के चलते हुए मुगलों ने इनको हराया था। इस डायनेस्टी को अगर आप देखेंगे तो लास्ट डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में है, नोन फॉर द रूलर लाइक सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और उसके बाद ही ये डायनेस्टी खत्म हो गई। वैसे बहलोल लोदी का बहुत बड़ा नाम था, उनके सिक्कों से भी इनको जाना जाता है, लेकिन इस डायनेस्टी के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये डायनेस्टी थोड़ा सा अपने नॉवेल्स को लेके बहुत अच्छी नहीं थी। कहा यह जाता था कि इनके नॉवेल्स ही खुश नहीं थे। और इब्राहिम लोदी, और अगर आप सिकंदर लोदी के बारे में बात करेंगे, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तो अपने ही लोग चाहते थे कि ये डायनेस्टी खत्म हो जाए और थोड़ा सा एरोगेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा था। उसके चलते हुए फिर बाद में इब्राहिम लोदी और फिर बाबर के बीच में जो लड़ाई हुई आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 के अंदर, जो खत्म करती है दिल्ली सल्तनत को और यहाँ पे जन्म देती है मुगल अंपायर को। तो ये रहा कुछ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जब मैंने आपको कहा था कि देखिए हमें दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम से बात करते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोगों को
पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जाते हैं तो देखिएगा कि सुल्तान जो है वो अल्टीमेट हेड रखा गया। और आप ये भी क्लियर कर लीजिए कि इनको सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि सल्तनत के अंदर ये अभी भी खलीफाओं को ही मानते हैं और इनका जो रूल है वो खलीफा के अंडर चलता है। और इसीलिए अब हम हर जगह पे देखेंगे कि ये सुल्तान का शब्द यूज होता है, सपोर्टेड बाय एक अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम हमें देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा कि सुल्तान हेड होगा और सुल्तान के अंदर ही डिसीजन लिए जाएंगे कि वो फाइनली क्या गए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पूरे अंपायर को डिवाइड किया है प्रोविंसेस में, जिनको इक्ताज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होगा हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, और इसको हेड करेगा इक्तेदार। इक्तेदार, और इक्तेदार को हम मुजफ्फर भी कह सकते हैं। ये शब्द हैं जो मैंने आपको पहले कहा था कि आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर टर्म्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री को छोड़ के आप इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे फरमान का क्या शब्द है या इक्ता का क्या मतलब होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री बहुत अच्छी खासी रखी हुई थी क्योंकि इनकी ज्यादातर लड़ाइयां होती थी। तो यह हमें तब पता चला था जब दिल्ली सल्तनत के अंदर इल्तुतमिश का टाइम था और सोल्जर्स बहुत बढ़ाए जाते थे। फिर हम लोगों को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुगलक डायनेस्टी भी देखने को मिला और कैश में भी पेमेंट दी जाती थी। कोशिशें की जाती थी कि यहाँ पे हर तरह की आर्मी रहे, वो घुड़सवार हो, इन्फेंट्री हो, कैवलरी हो, इन सारी आर्मीज को यूज किया गया है। तो दिल्ली सल्तनत के पास आर्मी की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर सोशल, यहाँ पे देखिए अब आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि ये सोसाइटी ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत हमें यहाँ पे सोसाइटी डिवाइड होते हुए दिखी है। इंक्लूडिंग सबसे ऊपर नॉवेल्स रखे जाते थे। मैं अभी आपको कह चुका हूं, आप स्टार्ट करिए कुतुबुद्दीन ऐबक से या फिर उसको एंड करिए आप इब्राहिम लोदी तक भी अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो हुआ करती थी वो नॉवेल से शुरू होती थी। उसके अलावा सोल्जर्स को, और उसके अलावा फिर पीजेंट्स और स्लेव्स, तो हमें यहाँ पे गुलाम देखने को मिले। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलामी एक जिंदगी, ये सारे कंसेप्ट हमें मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस टॉलरेंस भी हमें देखने को मिली है। मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने कहा था कि दिल्ली सल्तनत में हमें उस तरह का रिलीजियस रिजिडनेस नहीं देखने को मिली है। काफी जगहों पे हिंदुइज्म, या उसके बाद आप देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वे आर लॉस्ट ए टॉलरेंट, बट कुछ सर्टेन रूलर्स ने इस कंसेप्ट को भी आगे बढ़ाया है। आर्किटेक्चर के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा आर्किटेक्चर देखने को मिला, जिसमें कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, फिर उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिर अलाई दरवाजा हमें देखने को मिला है, बहुत बेहतरीन एक आर्ट बनाया गया उस समय ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी। एक और चीज जो उस समय सोसाइटी के अंदर आई थी वो थी सूफीज्म। आप सब जानते होंगे कि इस्लाम के अंदर सूफीज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा यह जाता है कि इन्हीं सूफी संतों के द्वारा जो है इस्लाम को स्प्रेड किया गया। और उस समय क्योंकि भक्ति मूवमेंट भी चल रही थी तो काफी सारा कल्चरल डिफ्यूजन हुआ हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर। ये कल्चरल एक्सचेंज भी हमें देखने को मिला। इन सूफी संतों का काम होता था कि लोगों को सही तरीके से गाइड करना कि आखिर रब कौन है और किस तरीके की ऐसी चीजें जो रिचुअलिज्म आ चुका है उसको कहीं दूर किया जाए। इसी के अंदर फिर हमें देखने को मिला कि काफी सारी कवाली सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद नाम लेना वो इंट्रोड्यूस किया गया। माइग्रेशन यूज की गई फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह ताकि लोगों को, और फिर ये जो कंसेप्ट बाद में बना क्योंकि अलग अलग सूफीज्म के अंदर जो है स्प्रेड होना को देखने को मिला। और उसके अलावा हमें लैंग्वेज और लिटरेचर में भी काफी इनपुट्स देखने को मिले ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। फिर वो पर्शियन लैंग्वेज आपकी हो, अगर आप देखेंगे कोर्ट लैंग्वेज रखी गई थी, काफी सारे पोइट्रिक वर्क किए गए। और इसका एक बहुत बड़ा नाम अमीर खुसरो है जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं इस पीरियड में। वो इस पीरियड को एक एलिगेंट बनाता है, वो इस पीरियड को दिल्ली सल्तनत को एक उस ऊंचाइयों तक लेके गया। तो मैंने तभी आपसे कहा था कि दिल्ली सल्तनत खाली लड़ाइयों का बात नहीं, ये एक पूरा आर्ट है, ये एक आर्किटेक्चर है, ये एक सोसाइटी है, ये एक डिवीजन है, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा आगे थे। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर के तौर पे इन्होंने काफी सारा काम किया है। अब एग्रीकल्चर के तौर पे आप क्या देख रहे हैं कि इन्होंने काफी सारा एग्रीकल्चर बैकबोन मानी जाती थी
यानी हमें यहाँ पे देखने को मिला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। और खिलजियों के टाइम पे तो आपको याद होगा मैंने मार्केट रिफॉर्म वगैरह भी पढ़ाए थे। उसके अलावा ट्रेड का काम भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली सल्तनत के अंदर ट्रेड हुआ करता था, इनकी अच्छी खासी रिलेशन सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के साथ हुआ करती थी। और फिर पैसों की जब हम बात करें, करेंसी अगर आप देखेंगे तो खिलजी हो तुगलक पीरियड्स के अंदर में भी अच्छी खासी करेंसी का यूज किया गया है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो टोकन करेंसी जो मोहम्मद बिन तुगलक, भले ही वो बाद में फेल हो गई, लेकिन इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा, और यहाँ काफी सारे टैक्स भी इंपोज किए जाते थे और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स भी किए जाते थे ताकि सोसाइटी को इंटैक्ट रखा जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सोसाइटी हो या इकोनॉमी हो या पॉलिटी हो, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक प्रूफ हमें देखने को मिला है। उसके अलावा अब ये है कि रीजन सर क्यों दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, आखिर ऐसे क्या रीजन थे कि दिल्ली सल्तनत आगे सरवाइव नहीं कर पाई। तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस मकसद से हुई। दिल्ली सल्तनत के अंदर काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हुए कि खुद का ही रूलर वीक हुआ और उसको किसी अपने ही बंदे ने मार दिया। ये केसेस हमें कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करिए आप तो नीचे तक देखेंगे लोधी डायनेस्टी तक। तो और हम जब भी मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है कि वो एक वीक सक्सेसर रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ, जब तैमूर ने इन्वेड किया तो भारत के अंदर 200 साल की जो दौलत दिल्ली सल्तनत ने जमा की थी वो उनसे छीन ली गई। और फिर दिल्ली सल्तनत पे क्योंकि सैयदों का रूल आया तो वो ज्यादा दिन रूल नहीं कर पाए, तो उनसे भी सल्तनत निकल गई। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। फिर आपको याद है कि बाबर के द्वारा जो बैटल ऑफ पानीपत किया गया और दिल्ली सल्तनत की इस पूरी सिस्टम को खत्म करके इब्राहिम लोदी को हरा के उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत में, फिर आप सब जानते होंगे कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने जो एक्सपेंशन किया कि अर्लियर ये लगता था कि वो सिर्फ इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आए हैं, लेकिन फाइनली उनका अपनी आर्मी से ये क्लियर हुआ कि नहीं वो इंडिया के ऊपर रूल करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था जहां पे दिल्ली सल्तनत से कोलैप्स हुए, लेकिन बाद में फिर मुगल एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि किससे, और ये हेल्प करेगा आपका जब आप जीएस के पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू रहता है। एनसीईआरटी क्या करता है कि ओवरव्यू देता है कि आपको जीएस में क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगे और इस तरीके से इनका डिक्लाइन हुआ। एंड होपफुली अब हमारे पीरियड्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे विजयनगर अंपायर का शुरुआत हुई और कौन थे बहामी किंगडम, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। एंड होपफुली आपको उस क्लास में समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से विजयनगर अंपायर ने एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया और कौन थे कृष्णदेव राय और क्यों इनकी बहामी किंगडम के साथ लड़ाइयां होती थी। ये सारा जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा लेक्चर नंबर 3 में। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।